अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीरा नज़ीर है। आज हम रिजर्व फिजियोलॉजी का ब्लड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, प्लाज्मा क्या है। आज हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड के कंटेंट हैं, जो उसका मेजर कंटेंट है रेड ब्लड सेल, उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड ब्लड सेल्स। तो आज का टॉपिक है हमारा रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं। ये बेसिकली नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एरिथ्रोस का मतलब रेड होता है, और जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कलर रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसलिए इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रो मीन रेड और साइट्स मीन सेल्स। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? आपके रेड ब्लड सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इसका कलर रेड हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका मेजर काम क्या है? हमने रेस्पिरेटरी यूनिट में पढ़ा था कि आरबीसी की वजह से ही आपकी सारा गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मूव कर रही है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ मूव कर रही है डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये सारा काम आपके आरबीसी परफॉर्म करवा रहे थे। RBCs are larger in number compared to the other two blood cells, namely white blood cell and platelets. तो जो RBCs हैं उनका जो अगर काउंट के लिहाज से देखें, RBCs की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने ये देखा है कि आपके जो रेड ब्लड सेल है, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। उनका रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। काम इसका क्या है कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है। उसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शन है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं। अच्छा, और इसका ये बताया है कि आरबीसी का जो काउंट है वो बाकी जो ब्लड के सेल्स हैं उसकी निस्बत ज़्यादा होता है। अगर इसके नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो जो आरबीसीज है उसकी अमाउंट होती है 4 and 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड की रेंज है इसकी। ठीक है, 4 and 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड की रेंज है इसकी। जो मेल है इसके अंदर 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और जो अडल्ट फीमेल्स है उसमें 4.5 होता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की हेल्थ के ऊपर। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो भी हम इसी लेक्चर के एंड में पढ़ते हैं। अब रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी देखें तो रेड ब्लड सेल डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव होते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो पतला होता है, और जो बाहर वाला पोर्शन है वो थिक होता है। ठीक है, डायमीटर के लिहाज से देखा जाए तो सेंट्रल पोर्शन इसका थिन है, जो पेरिफेरल पोर्शन है वो थिकर होता है। ठीक है, अब ये जो इसकी शेप है कि ये एक डिस्क शेप है, बाइकनकेव है, दरमियान से पतला है, किनारों से मोटा है। इसकी वजह से इसके बहुत से मैकेनिकल और फंक्शनल हमें इसके एडवांटेजेस मिलते हैं। ये देखो कि ये रेड ब्लड सेल एक डिस्क की शेप का है। अगर इसकी थिकनेस देखें तो इसका साइड व्यू दिखाया है, ये इस तरह है। किनारों से ये देखो, पेरिफेरी से इसकी थिकनेस 2.2 माइक्रोन है, और सेंटर से इसकी थिकनेस 1 माइक्रोन है। और अगर ओवरऑल विड्थ की बात की जाए तो इसकी विड्थ कितनी है? 7.2 माइक्रोन। ठीक है, अब इधर एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि इसके बाइकनकेव होने की वजह से क्या क्या फ़वाइद हमें मिलते हैं। बाइकनकेव शेप हेल्प इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन
and other substances into the interior of cell। अब इस शेप की वजह से जो ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है आरबीसी के साथ वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इस तरह का जो शेप होती है आरबीसी की, उसकी वजह से ज़्यादा एरिया अब मिल जाता है कोई भी चीज़ को अटैच होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए और रिमूव होने के लिए। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी केमिकल हो सकता है जो आरबीसी के साथ अटैच होके आगे फर्दर उसने किसी न किसी टिश्यू के पास जाना है। अब इसकी वजह से जो इस शेप की वजह से बाइकनकेव जो शेप है, इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो कम होती है। ठीक है, because of the biconcave shape while passing through minute capillaries, RBCs squeeze through the capillaries very easily without getting damage। अब इस बाइकनकेव शेप की वजह से आरबीसी, ये जो शेप है इसकी बाइकनकेव, दोनों साइड से ये कनकेव है। ठीक है, ये वाली कनकेव साइड, कप नमा जो शेप होती है, यूं गुंबद, जो उल्टा गुंबद होता है उसको कनकेव शेप बोलते हैं। अब इस शेप की वजह से जो आरबीसीज हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये आसानी से जो कैपिलरीज हैं जिनके डायमीटर कम होता है उसके अंदर से पास हो सकती हैं। खुसूसन जो यंग आरबीसीज होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो इजीली कैपिलरी से पास आउट हो जाते हैं। जो ओल्ड आरबीसीज हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं कि जब इधर से पास होने की कोशिश करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। अगर नॉर्मल साइज की बात करें तो इसकी हम अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया इसका डायमीटर कितना है, 7.2 माइक्रोन, और इसकी रेंज है 6.9 से 7.4 माइक्रोन। और थिकनेस की बात करें, उसी फिगर में हमने देख लिया था कि ये किनारों से जो पेरिफेरल थिकनेस है 2.2 माइक्रोन है और सेंट्रल थिकनेस कितनी है 1 माइक्रोन। ये इसकी डायमीटर बताया है 7.2 माइक्रोन। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें तो 120 स्क्वायर माइक्रोन है और वॉल्यूम की बात करें तो 85 से 90 क्यूबिक माइक्रोन ये जगह घेरता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो आरबीसीज नॉन न्यूक्लियर होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस उन आरबीसीज में होता है जो कैमल के हों। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन आरबीसीज द डीएनए इज आल्सो नॉट प्रेजेंट। तो इनके अंदर डीएनए एब्सेंट होता है। अगर जो इंसानों का जो आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, कोई डीएनए नहीं होता। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus ये भी एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मौजूद होता तो इसीलिए ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अपनी ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी के थ्रू एनर्जी लेते हैं। Red cells does not have insulin receptor and so the glucose uptake by this cell is not controlled by insulin। तो आरबीसी की ये भी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इंसुलिन को कैप्चर करने के लिए कोई रिसेप्टर्स नहीं होते। तो जो ग्लूकोज इसके साथ अटैच होती है वो ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी के थ्रू ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंस्टेड वो इंसुलिन के साथ अटैच होके फर्दर प्रोसेस करें। अब आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पेशल टाइप के साइटोस्केलेटल प्रोटीन होती है जो इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। अब ये प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? एक्टिन होती है और दूसरी स्पेक्ट्रिन होती है। ये दोनों साइटोस्केलेटल प्रोटीन की टाइप्स हैं जो मिलके आरबीसी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती हैं। अब ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं ये अब मेम्ब्रेन के साथ, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके साथ एक प्रोटीन एंकाइरिन के थ्रू अटैच होती हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी प्रोटीन एब्सेंट हो तो आपको कोई रेड ब्लड सेल का इशू चल सकता है। जैसे देखो, अगर स्पेक्ट्रिन जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी वो एब्सेंट हो जाए तो एक
विरासती बीमारी होती है स्फेरोसाइटोसिस, जिसके अंदर जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल शेप में हो जाता है। ये हम नेक्स्ट इसी स्लाइड के एंड में पढ़ेंगे कि स्फेरोसाइटोसिस क्या है। तो उन जो जिनके अंदर स्पेक्ट्रिन मौजूद नहीं होता उनके अंदर स्फेरोसाइटोसिस की डिजीज आ जाती है। इस तरह in this condition the cell is deformed, loses its biconcave shape and become globular spherocytic। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम की एब्सेंस में क्या होता है कि जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, ग्लोबुलर शेप में आ जाता है, बाइकनकेव नहीं रहता, स्फेरोसाइटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से जो आपका रेड ब्लड सेल है वो बहुत वीक होता है, इजीली रप्चर हो जाएगा, इजीली हीमोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़े हैं जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है आरबीसी का। नॉर्मली इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि नहीं है तो एनर्जी के लिए ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर नहीं मौजूद होते। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशल साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन और स्पेक्ट्रिन के थ्रू मैनेज्ड होता है, जिनको फर्दर सेल के साथ एंकायरिन के थ्रू अटैच करते हैं। अब हम आरबीसीज की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रोलेक्स फॉर्मेशन की। रोलेक्स फॉर्मेशन का जो मैंने पॉइंट है वो आपको क्लियर कर दिया है कल के लेक्चर में, अभी आज भी बता देती हूँ। जैसे ही हम कोई सैंपल लेते हैं ब्लड का, तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्कों के फॉर्म में, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर अरेंज करके हम उसका पाइल अप कर देते हैं पूरा, उसको बोलते हैं। जो आरबीसीज भी अगर पाइल अप हो जाए सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तो उसको रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। When blood is taken out of blood vessel, the RBC pile up one above another like the pile of coins. This property of RBCs is called Rolex formation. It is accelerated by plasma protein, globulin and fibrinogen। तो ये कल हमने पढ़ लिया था, जो प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन है वो इस प्रॉपर्टी रोलेक्स फॉर्मेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, आरबीसी की ग्रेविटी कितनी है, 1.092 से लेकर 1.101 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, पैक्ड सेल पीसीवी भी इसको बोलते हैं, इस प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड ऑक्युपाइड बाय आरबीसीज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अब ब्लड का वो हिस्सा जिसके, अगर हम कोई समझे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लेते हैं ब्लड को, ठीक है, उसके अंदर आरबीसी के कितने सेल्स आए हैं, रेड ब्लड सेल्स की कितनी अमाउंट आई है एक स्पेसिफिक पोर्शन में, तो उस काउंट को हम हीमोक्रिट वैल्यू बोलते हैं, पैक्ड सेल वैल्यू बोलते हैं, वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, इट इज 45% ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम इज 55%। तो आरबीसी इसका कितना होता है, 45%। Suspension stability. During circulation, the RBC remains suspended uniformly in the blood. This property of RBC is called suspension stability. ये भी मैंने आपको कल बताया था कि जो आरबीसी का एबिलिटी होती है कि वो ब्लड फ्लो के अंदर अपनी अमाउंट को मेंटेन रखे, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ करता है, तो इस एबिलिटी को सस्पेंशन स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये रोलेक्स फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो आरबीसीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो रहे हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज की बात करें तो जो एवरेज एज होती है आरबीसी की वो 120 दिन होते हैं। ठीक है, 120 डेज में आरबीसीज का ओवरऑल लाइफ स्पैन होता है। जो पुराने आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किस में, लीवर में। लीवर के रेटिक्यूलो एंडोथेलियल जो सिस्टम है उसके अंदर जो आपके आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
Determination of lifespan of red blood cells. Lifespan of RBC is determined by radioisotope method. RBCs are tagged with radioactive substances like radioactive iron, radioactive chromium. Life of RBC is determined by studying the rate of loss of radioactive cell from the circulation. अब क्या करते हैं, अगर हमने RBC का लाइफ स्पैन देखना है तो हम क्या करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को टैग कर देते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के साथ। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या करेंगे, लाइट अप हो गए, डिफरेंट हो गए। तो हम अगर इसकी स्टडी करें, रिसर्च स्टडी करें, तो जब कोई अगर रेडियोएक्टिव आयरन या हमने क्रोमियम अटैच किया है आरबीसी के साथ, तो वो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन से गायब होता जाएगा उस तरह हमें पता चलता जाएगा कि ये आरबीसी इस रेड ब्लड सेल की कितनी एज थी और कितनी ड्यूरेशन ये जिंदा रहा है। फेट ऑफ आरबीसीज, अगर हम देखा है कि ये जो रेड ब्लड सेल है इसका 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, ये मज़ीद डिस्ट्रॉय होने से पहले ये कमज़ोर हो जाएंगे, फ्रेजाइल हो जाएंगे। When the cell become older 120 days, the cell membrane become more fragile. तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, थिन हो जाती है, इजीली वो ब्रेक डाउन हो जाती है। डायमीटर ऑफ कैपिलरीज इज लेस और इक्वल टू द आरबीसीज। यंगर आरबीसीज कैन पास थ्रू द कैपिलरीज इजीली, however because of the fragile nature the older cells are destroyed while trying to squeeze through the capillaries. अब मैंने बात पहले बता दी, जो यंग सेल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले, तो उसकी वजह से ये जो बाइकनकेव शेप है उसकी वजह से आरबीसीज क्या होंगे, इजीली यंग आरबीसीज कैपिलरी से पास हो जाएंगे, जो ओल्डर आरबीसीज होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये जो डिस्ट्रक्शन है ये ज़्यादातर होती है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं कि आरबीसीज का कब्रिस्तान है ये स्प्लीन। इसके अंदर, इसकी कैपिलरीज के अंदर सारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्प्लीन की जो कैपिलरीज हैं उसका डायमीटर इंतहाई छोटा है, इतना छोटा है कि जैसे ही उसके अंदर से रेड ब्लड सेल गुजरने की कोशिश करते हैं तो वो फौरन ब्रेक डाउन होते जाते हैं। अब जो आरबीसीज है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन रिलीज कर देते हैं पोर्शंस की फॉर्म में। हीमोग्लोबिन जल्दी से फैगोसाइट्स हो जाती है मैक्रोफेजेस के थ्रू, खुसूसन जो लीवर के अंदर कफर सेल्स हैं, स्प्लीन के अंदर हैं, बोन मैरो के अंदर हैं, ये जल्दी से जो हीमोग्लोबिन है इसको इंट्रैप करके फैगोसाइट्स कर देते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है जब वो इंट्रैप होकर फैगोसाइट्स हो जाएगी तो वो क्या करेगी, फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, जो कौन से हो सकते हैं, आयरन, ग्लोबुलिन और पोरफायरिन। ठीक है, अब जो आयरन है ये कंबाइन कर जाता है एक प्रोटीन के साथ जिसको एपीफेरेटिन बोलते हैं, और उसके साथ ये फेरेटिन बना देता है। ठीक है, फेरेटिन बना देगा तो ये फर्दर आगे दोबारा आरबीसी प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ग्लोबुलिन की बात करें, ग्लोबुलिन एंटर द प्रोटीन डेवोड फॉर लेटर यूज, पोरफायरिन इज डिग्रेडेड इनटू बिलिरुबिन। अब जो ग्लोबिन है वो दोबारा सर्कल में शामिल हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और इसको दोबारा हम आरबीसी की फॉर्म में, आरबीसी की फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड प्रोडक्ट था पोरफायरिन, वो क्या होता है कि वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और आपके लीवर से बाइल के थ्रू निकल जाता है। अच्छा, डेली 10% ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर कोई यंग हेल्दी पेशेंट है जिसको कोई डिजीज़ नहीं है उसके अंदर डेली बेस पे 10% आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन रिलीज होती है, जिसकी वजह से 0.9 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलिरुबिन आपके बाइल से रिलीज हो रही होती है।
अब ये दोबारा इन्होंने डिस्ट्रक्शन बताई है कि आरबीसी जैसे स्प्लीन में पहुंचेंगे उसकी जो कैपिलरीज हैं वो इतनी स्मॉल होंगी कि उधर इसकी सारी तबाही स्टार्ट हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो ये हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देंगे। हीमोग्लोबिन की मैक्रोफेजिस के जो फैगोसाइटोइज्ड एक्टिविटी है उसकी वजह से ये आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन एपीफेरेटिन के साथ अटैच होकर फेरेटिन बनाता है जो कि स्टोर हो जाती है और दोबारा आरबीसी की प्रोडक्शन में यूज होती है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये प्रोटीन पोल में चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है और दोबारा स्टोर और रीयूज हो जाता है। जो पोरफायरिन है ये क्या करता है कि ये बिलीरोबिन में कन्वर्ट होके बाइल के थ्रू लिवर में से रिलीज हो जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है आपकी बॉडी से। अब बात करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन की। तो इसके जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का फंक्शन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द टिश्यू। तो जो ऑक्सीजन जो लंग से उसने कैप्चर की है वो आरबीसीज के थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और फिर आपकी जो जहाँ जहाँ टिश्यू में रिक्वायरमेंट होती है उधर इसकी डिलीवरी होती जाती है। तो तकरीबन 97% आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज के थ्रू ऑक्सीजन जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसका तकरीबन जो 30% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब आरबीसीज के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जो जल्दी से इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के साथ अटैच करके बाइकार्बोनेट आयन को। This enzyme is necessary for formation of bicarbonate ion from water and carbon dioxide। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके बाइकार्बोनेट आयन और H आयन्स बना देगी। Does it help to transport carbon dioxide in form of bicarbonate from tissue to lungs। ठीक है, अब ये आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ मूव करती है। अब जो हाइड्रोजन आयन था वो आपका जो बाइकार्बोनेट आयन के साथ हाइड्रोजन आयन बन रहा था, इसकी वजह से जो आरबीसीज है ये आपके जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। अब 4th नंबर पे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन की बात करें तो जो आरबीसीज का अगर हम आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन अटैच होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, आरएच फैक्टर, वो इन्हीं आरबीसीज को डिटेक्ट करके हम किसी भी पेशेंट का ग्रुप बता सकते हैं आया कि वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है या कोई भी उसका जो ब्लड ग्रुप है वो हम आरबीसीज की वजह से ही उसको बताते हैं। अगर हम देखें कि अब तक हमने आरबीसीज का फंक्शन पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से लंग्स की तरफ लेके आती है, इसका बफरिंग एक्शन है। इसके अलावा ये आपके ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल हैं, उनका तादाद किस तरह वेरी करती है। कुछ फिजियोलॉजिकल काजेज हैं, कुछ पैथोलॉजिकल काजेज हैं। इंक्रीज इन आरबीसीज, तो सबसे पहले हम देखें कि जो आपका हम पढ़े हैं कि आपके जो रेड ब्लड सेल का नंबर है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। इंक्रीज किन सूरत हाल में होंगे तो वो हम पढ़ते हैं जब आपका आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाता है, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉलीसाइथीमिया फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है। जब आपके रेड ब्लड सेल की तादाद नॉर्मल से बढ़ जाएगी, इसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये वक्ती तौर पे भी हो सकती है और हमेशा के लिए भी हो सकती है, कंडीशन बेस है। अब एज के ऊपर भी डिपेंड करता है ये जो पॉलीसाइथीमिया है।
बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर आरबीसी का काउंट अगर 8 से 10 मिलियन तक हो तो ये क्या करता है, जो पैदाइश के पहले 10 दिन होते हैं बच्चा क्या करता है कि ये जो पुराने आरबीसीज हैं जल्दी से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होके ये क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा आरबीसी जब ब्रेक डाउन करता है तो बिलीरुबिन बनाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी। जो बिलीरुबिन की जब तादाद बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो अक्सर आपने बच्चों को सुना होगा कि बच्चों को पैदा होते ही यरकार हो गया। तो वो इसी वजह से होता है कि जो आरबीसीज है बच्चे में पैदाइश के वक्त वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही जो पहले 10 दिन होते हैं। तो इसी वजह से बच्चों को जॉन्डिस होता है। अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी और मीनोपॉज के बाद जो आरबीसीज है वो मेल के इक्विवेलेंट होती है, पर जो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है फीमेल का तो उस ड्यूरेशन में जो आरबीसी का काउंट है वो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। हाई अल्टीट्यूड की बात करें तो जो बुलंदी के एरियाज़ हैं उसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये एक स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से आप जो स्टिमुलेट करता है आपकी किडनी को कि एरिथ्रोपोइटिन को मज़ीद रिलीज़ करें। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आई किडनी को सिग्नल मिला कि एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज करें। एरिथ्रोपोइटिन ने क्या करना है, आरबीसी को प्रोड्यूस करना है। इसलिए जैसे हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाएं जहां ऑक्सीजन की कमी हो तो आपका रेड ब्लड सेल कुदरती तौर पे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें, हाई अल्टीट्यूड में जाएं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया आपकी किडनी को सिग्नल भेजता है, स्टिमुलेट करता है जो कि एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज करता है। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो से आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा। मस्कुलर एक्सरसाइज की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आप कोई मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो सांस फूल जाता है। सांस क्यों फूलता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी को कंपनसेट करने के लिए आप डीप और लॉन्ग ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि ये हाइपोक्सिया आपके सिग्नल जनरेट करता है आपके इंटरनल सिस्टम में और आपकी स्प्लीन को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इसके अंदर जो मौजूद आरबीसीज हैं, जो स्टोर्ड आरबीसीज हैं, वो बॉडी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। ठीक है, there is temporary increase in RBC count after exercise. It is because of mild hypoxia and contraction of spleen. Spleen store RBCs. Hypoxia increases sympathetic activity resulting in secretion of adrenaline from adrenal medulla. Adrenaline contracts spleen and RBCs are released into blood. तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिस्प्ले है वो मैं दिखाती हूँ। हाँ, इमोशनल स्ट्रेस भी आपकी जो आरबीसी का काउंट है उसको इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि इससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब जो इमोशनल स्ट्रेस है और मस्कुलर एक्सरसाइज है ये क्या करेगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी जिसकी वजह से आपकी किडनी का जो एड्रेनलिन है एड्रेनल मेडुला से सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा, जो क्या करेगा कि आपके स्प्लीन के कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। स्प्लीन के अंदर आरबीसी मौजूद होते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपके आरबीसी रिलीज हो जाएंगे। खाने के बाद भी आपका आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और आपका जो आरबीसी काउंट है वो टेम्परेरीली इंक्रीज कर जाता है। अब पहले हम पढ़े थे कि आरबीसी इंक्रीज किए, अब हम पढ़े आरबीसी डिक्रीज किए। आरबीसी डिक्रीज कब कब करते हैं? जब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाए। हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर के अंदर आपका आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा। स्लीप के दौरान आपकी चूँकि सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है, आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए आपकी स्लीप के दौरान भी आरबीसी काउंट कम होता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान में जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है
और आपका जो आरबीसी का काउंट है वो प्लाज्मा के इंक्रीज करने की वजह से कम हो जाता है। अब अगर पैथोलॉजिकल काजेज की बात करें तो पैथोलॉजिकली पॉलीसाइथीमिया जो कि रेड ब्लड सेल का इंक्रीज था, जिसमें 7 बिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाता है आरबीसी काउंट। वो दो तरह का है, एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, एक होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया किस कंडीशन में होता है कि आपने कोई जो आपका आरबीसी है उसकी प्रोडक्शन में कोई मसला आ रहा है, तो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है। जैसे कि एरिथ्रोपोइएटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई है, उसके अलावा आपकी जो स्प्लीन का फंक्शन इंक्रीज कर गया है, कोई इस तरह की एक्टिविटी जिसके अंदर आपका जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो इंटरनली इंक्रीज हो रही हो, तो उसको हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल काज जैसे स्लीप होगी, प्रेगनेंसी होगी, कोई भी प्रेगनेंसी कह रही हूँ, आपका जो हाई अल्टीट्यूड हो गया, आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपकी रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करी थी, एक्सरसाइज हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया काज करती है। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया में आरबीसी का काउंट नॉर्मल से डिक्रीज कर जाता है, उस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, अगर जो रेड ब्लड सेल का साइज चेंज हो जाए तो उसकी भी आगे फर्दर टाइप है, जैसे माइक्रोसाइट्स है, मैक्रोसाइट्स है, इनोसोसाइट्स है। इसमें क्या होता है, माइक्रोसाइट्स में क्या है, आरबीसी का काउंट नॉर्मल साइज से जो 7.2 माइक्रोन था उससे कम हो गया है। मैक्रोसाइट्स क्या है कि जिसमें जो आरबीसी का साइज है 7.2 से इंक्रीज कर गया है। एनिसोसाइट्स क्या होते हैं, वो जिसके अंदर आपका जो आरबीसी का काउंट है वो वेरी कर रहा है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। अब बात करें वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, तो शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अल्टर्ड इन मैनी कंडीशन इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, जिसके अंदर अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो रही है। तो इन सबको मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था शुरू में। तो अभी इसकी टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं। क्रीनेशन, इसमें क्या होती है कि जो आरबीसी है वो श्रिंक कर जाता है, उसका स्ट्रक्चर श्रिंक कर जाता है। स्फेरोसाइटोसिस वो कंडीशन जिसमें स्फेरिकल शेप का हो जाता है आरबीसी, ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाता है। एलिप्टोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें आपका जो आरबीसी है वो एलिप्टिकल शेप का हो जाता है। सिकल सेल की बात करें तो इसमें जो आपका आरबीसी है वो चांद की तरह, या जैसे शार्प एज होता है, इस तरह की शेप आ जाती है। Poikilocytosis, unusual shape due to deformed cell membrane. This shape will be of flask, hammer or any other unusual shape. पोइकिलो जो साइटोसिस है इसके अंदर क्या होता है कि आपका आरबीसी कोई भी रफ शेप का होगा, किसी भी शेप का वो स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेगा। वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज, इसकी कुछ और एग्जांपल है जिसमें आता है पंक्टेट बेसोफिल्म। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी के ऊपर धारीदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम पंक्टेट बेसोफिल्म्स कहते हैं। ठीक है, ये लेड पॉइजनिंग के अंदर जैसे पेशेंट जिसको लेड पॉइजनिंग हो गई है उनकी जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो वेरी कर जाता है। Ring in RBCs, ring or twisted strand or basophilic material appear in the periphery of RBCs. अब कुछ रिंग नुमा स्ट्रक्चर या धारीदार स्ट्रक्चर आपके जो आरबीसी है उसके ऊपर नजर आएंगे तो उसको रिंग इन रेड आरबीसीज बोलेंगे। Oval jelly bodies. In certain type of anemia, some nuclear fragments are present in the ectoplasm of the RBCs. These nuclear fragments are called oval jelly bodies.
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एनीमिया के दौरान जब आरबीसी का काउंट कम हो रहा होता है तो आपके जो आरबीसी का एक्टोप्लाज्म है, जो बाहर वाला पार्ट है उसका, उसके साथ कुछ अजीब से छोटे छोटे टुकड़े नजर आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉवल जॉले बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आरबीसी देखा, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, वो किन कंडीशन में उसके साइज में चेंज आ रहा है, किन कंडीशन में उसकी काउंट में चेंज आ रहा है। तो ये सारा आज के लेक्चर में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। बहुत ईजी है, जस्ट थोड़ा लॉन्ग था, ये लेंथी था, पर आपको इजीली ये चैप्टर समझ आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।